हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एसजी मार्ट की। अगेन इसके ऊपर भी बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था और इसको Q1 FY25 में भी मैंने डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे, पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा इसके रिजल्ट की, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि आपको पॉज करना है वीडियो और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको पर्सनली इसमें क्या प्रॉब्लम लगा। बिकॉज आपको हो सकता है आपको रिजल्ट बहुत अच्छे लगे हों, लेकिन आपको बताना है कि इस रिजल्ट में आप प्रॉब्लम क्या है। मीन्स एसजी मार्ट अच्छा कर रही थी, Q1 इसका थोड़ा म्यूटेड था। बिकॉज हुआ क्या कि Q1 में अगेन वो इलेक्शंस एंड बजट का डिले वो सब, बिकॉज उस टाइम पे स्टील मिल्स भी बंद थी, उनका अपग्रेडेशन चल रहा था, रूटीन मेंटेनेंस चल रहा था, तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्टील वाज आल्सो एन इशू एट दैट टाइम एंड इलेक्शन इम्पैक्ट वाज आल्सो देयर एट द टाइम। सो Q1 में they were hoping of logging around 1200 crores of revenue, but they were only able to achieve 1150 something cr. They were not able to cross basically 1200 crores. तो इस बारी इस क्वार्टर में इन्होंने क्या किया, रेवेन्यू तो इनका काफ़ी अच्छे से स्केल हुआ। एंड बाय द वे, अगर आपको एच डी मार्ट का बिजनेस मॉडल समझना है कि इसके तीन सेगमेंट है बेसिकली, अगर आप अपनी स्क्रीन पे अभी देखेंगे तो रेवेन्यू मॉडल आप इनका देखेंगे, मेटल ट्रेडिंग इनका एक सेगमेंट है। सबसे पहले अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो दो तरीके के इनके बिजनेस हैं। एक B2B बिजनेस है, उसके अंदर दो सेगमेंट्स आते हैं, एक मेटल ट्रेडिंग और एक सर्विस सेंटर्स वाला। और B2C डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस आता है, वो अगेन बिजनेस टू कंज्यूमर वाले सेगमेंट में है। ठीक है, तो अगर मैं B2B बिजनेस की बात करूं, जो जिसमें दो सेगमेंट आते हैं, वो है पहला मेटल ट्रेडिंग। इसमें ये क्या करते हैं, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा, ओवरव्यू दूंगा, लेकिन आपको ये पूरा समझना है A to Z कि एस जी मार्ट भाई करता क्या है यार। मतलब इसका एक एक अगर आपको पॉइंट समझना है तो Q1 FY25 के रिजल्ट मैंने डिस्कस किए हुए हैं विद मतलब एब्सोल्यूट एक्सटेंडेड डिस्कशन ऑन इट्स बिजनेस मॉडल। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसीलिए क्योंकि मैं दोबारा से इतना डिटेल में जाके डिस्कस नहीं करूंगा, इट वुड बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी वो डिस्कशन हो रखा है, वेब पे पड़ा हुआ है। तो अभी इसका मेटल ट्रेडिंग में क्या करती है, जो मैंने आपको दिखाया B2B में, तो ये क्या करती है, डायरेक्टली स्टील सोर्स करती है मेटल प्रोड्यूसर से। कोई भी हो सकता है, टाटा स्टील, JSW, NMDC, सेल, वहाँ से डायरेक्टली बेचती है डीलर्स को, जहाँ से आप लोग जाके अपने लोकल डीलरशिप से जाके रीबार्स वगैरह हो या फ्लैट स्टील हो, कुछ भी जाके खरीदें बेसिकली अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स से। तो ये काम करती है डायरेक्ट B2B मेटल ट्रेडिंग में। इसमें इनका दूसरा सेगमेंट आता है मेटल B2B वाले में, जो है सर्विसेज सेंटर का। तो अगेन लंबा डिस्कशन नहीं करूँगा, छोटे में बता रहा हूँ कि अब जो डीलर है, जो आपके घर के पास डीलर है, उसको तो डायरेक्टली आप सरिया वरिया दें और फ्लैट स्टील दें तो आप उससे जाके ख़रीद सकते हैं। लेकिन जो सर्विस सेंटर्स में क्या करते हैं कि सिंस इनको रॉ स्टील तो खरीदना ही है, टाटा स्टील से, JSW, जितने भी स्टील मिल्स हैं उनसे ये स्टील तो खरीदना ही है। तो ये क्या करते हैं, अपने डिफरेंट डिफरेंट सर्विस सेंटर्स खोल रहे हैं। इनका एक गाज़ियाबाद में है, एक बैंगलोर में है, एक आई थिंक पुणे में है। अभी ये रायपुर और दुबई में खोलने वाले हैं, दिसंबर तक ये खोल देंगे। तो ये सर्विस सेंटर्स में क्या करते हैं, जैसे आपके कोई OEM है जिसको कार बनानी है, तो उसकी बॉडी के लिए आपको अब आप डायरेक्टली फ्लैट स्टील नहीं खरीद सकते, उनको जमेगा नहीं वो चीज़, वो आपको प्रोसेस भी करना पड़ेगा, फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल का अगर आपके पास OEM है जिसको वॉशिंग मशीन बनानी है, रेफ्रिजरेटर बनाना है, तो उसके लिए जो स्टील यूज़ होता है वो प्रोसेस्ड स्टील यूज़ होता है। अब वो स्टील प्रोसेस आप डायरेक्टली अगर टाटा स्टील से खरीद रहे हैं तो उसको आपको फर्दर प्रोसेस करना है। पहले वाले बिजनेस सेगमेंट में आपने डीलर्स को तो डायरेक्टली बेच दिया, कोई प्रोसेसिंग नहीं करी, लेकिन वहाँ पे मार्जिन्स बहुत कम है बिकॉज आप कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो सर्विस सेंटर वाला इसका बिजनेस है, वहाँ पे आप पहले स्टील जो खरीदा आपने मेटल ट्रेडिंग के लिए, उसको आपने थोड़ा फर्दर प्रोसेस किया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ OEM। उसके बाद जब आपने उनको प्रोसेस किया तो आपको फिर थोड़ा ज़्यादा मार्जिन्स पे आप उन्हें बेच सकते हो। और ये फ़ायदा कहाँ होता है, लेट्स से कोई पंजाब में किसी कोई सर्विस सेंटर, पंजाब में कोई OEM है, उसको प्रोसेस्ड स्टील चाहिए, तो वो पहले कहीं और से मंगाता था, दूर से मंगाता था, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ जाता था। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, सर्विस सेंटर बिल्कुल जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है और किसी इस्टेब्लिश्ड OEM को बहुत दूर से मंगाना पड़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये अपने बड़े बड़े सर्विस सेंटर्स खोल रहे हैं पास में, ताकि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये सब भी कम हो। और ये तो आपका जो प्रोसेस स्टील है SG मार्ट, ये आपके डायरेक्टली आपको डिलीवर करके देगी, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट OEMs का भी कम हो जाएगा। तो और उनको प्रोसेस स्टील मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर ओन रिक्वायरमेंट्स। तो SG मार्ट ने B2B में दोनों सेगमेंट में ऐसे केटर करने का प्लान बनाया है।
थर्ड जो सेगमेंट है वहाँ पे अब अपनी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, TMT जो साइड वाला सेगमेंट है, B2C डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस वाला, TMT मिसलेनियस में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। TMT बेचते हैं यहाँ पे लाइट स्ट्रक्चरल्स, मेटल शीट्स, वेल्डिंग रॉड्स, मैश नेट स्टील, बाइंडिंग वायर, ये सब बेचते हैं। बिकॉज इनको क्या लगा, बिकॉज अब नीचे भी पढ़ सकते हैं कि नो B2B प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट फ्रेगमेंटेड डिमांड एंड फ्रेगमेंटेड सप्लाई। तो ये क्या करते हैं कि बहुत क्वालिटी सप्लायर से अपना कोलैबोरेशन करते हैं और उनको कहते हैं कि लेट्स से हमारे लिए आप बाइंडिंग वायर बनाओ, और उस बाइंडिंग वायर पे फ्री अपनी लेबलिंग करके डिस्ट्रीब्यूटर्स को बेचते हैं। तो इनका थर्ड वाला बिजनेस सेगमेंट है। अगेन डिटेल में आपको जाना है तो वही वीडियो देखना पड़ेगा। अभी ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई है इस बिज़नेस के बारे में, तो अभी आप इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो खाली देख लो, समझाने की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। गूगल आप सिंपल करेंगे तो हर चीज़ का आपको मतलब इसमें मिल जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है अभी का एक करंटली, और इसमें थोड़े प्लान्स और हैं। जो साइड वाले हैं वो इतना ज़्यादा अभी नहीं घुसे हैं इसमें, और ये अभी तो मतलब बिल्कुल शायद घुसे भी नहीं हैं, खाली ये जिंक में थोड़ा बहुत है। स्टील तो ये कर रहे हैं, स्टील की ट्रेडिंग तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, बिकॉज अगेन अपोलो जो APL अपोलो ग्रुप है उसकी सिस्टर कंपनी है, जिनकी अपोलो ट्यूब्स है, अपोलो पाइप्स है, जो JTL के साथ कॉम्पीट करती है, तो JTL इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो अगेन इनको स्टील का पूरा नॉलेज है, इनके पास एक्सपीरियंस है 30.5 डेकेड से, मतलब 30-40 ईयर्स से ये स्टील सेगमेंट में है। तो स्टील एज अ मेटल उसको ये समझते हैं कि डिमांड कैसी है, सप्लाई कैसी है, वैल्यू चेन क्या है, कहाँ से बनेगा, कहाँ जाना है, वो सब के सब ये जानते हैं स्टील में। जिंक में ये धीरे धीरे घुस रहे हैं, बट मीनिंगफुली अभी कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है वहाँ से। बट स्टिल जितना भी ये जिंक को ट्रेड करते हैं, they have already become the largest the trader of zinc in India। तो देखेंगे Q3 में शायद ये थोड़ा अपडेट देंगे उसके बारे में कि किस तरीके से करेंगे। बट अभी आपको समझना है कि जो मेजरली जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो मेटल ट्रेडिंग से, वो भी स्टील में हो रहा है। ठीक है, आपको ये समझना है। अभी एट अ ग्लैंस आप देखो, अभी जिसकी मैंने बात करी थी, 2 सेकंड का, 2 सेकंड तो नहीं हो पाएगा, लेकिन 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स का आप पॉज लो यहाँ पे इस वीडियो को, और मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको इसमें क्या प्रॉब्लम लगा इस पूरी स्लाइड में। ठीक है, अभी बिना देखे आप कमेंट करना, मैं अभी आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको रेवेन्यू दिख रहा होगा कि रेवेन्यू का जंप आया 59% QOQ इंक्रीज, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 59% से बढ़ा। 1800 का इनका 1800 CR का इनका रेवेन्यू हुआ था Q2 FY25 में, एंड दैट रेवेन्यू वॉज 1150 समथिंग करोड़ इन Q1। और इनका एक्सपेक्टेशन था कि 1200 करोड़ का रेवेन्यू रहेगा। तो रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा जंप आया है। आप YOY पे भी देखेंगे, QOQ पे भी देखेंगे तो अच्छा जंप आया है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ, अब आप आगे जाओ, एबिटा की आप बात करो। तो QOQ डिक्रीज 39% का QOQ डिक्रीज आ गया है एबिटा में, और 33% का YOY इंक्रीज आया है एबिटा में। तो YOY पे फिर भी ठीक है, लेकिन एबिटा जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन हुआ है वो ज़बरदस्त हुआ है। कैसे, जो इनका, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी है तो आप देखो। अगर आपको नहीं पता है तो जो कंपनी गाइड करती है ओवरऑल मार्जिन फॉर द फुल ईयर, वो करती है 2 से 2.5% के बीच में, और ज़्यादा इसका रहता है कि 2.5% की तरफ ही हम टिल्टेड रहेंगे एबिटा मार्जिन में। लेकिन आप एबिटा मार्जिन इस क्वार्टर के देखें, वो है 0.8%। तो ये क्यों हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुआ ऐसा कि इनके एबिटा मार्जिन 0.8% पे आ गए, जो कि ये गाइड कर रहे थे ऑलरेडी 2 to 2.5% का। और ध्यान देना कि 2 to 2.5% मार्जिन कोई बहुत अच्छे नहीं होते हैं, कोई बहुत बढ़िया मार्जिन नहीं होते हैं। हार्डली 2% आप मार्जिन कहाँ सुनते हो, किस बिजनेस में सुनते हो। बट स्टिल एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल है, और इसका जो जिसे हम कहते हैं कि इन्वेंट्री चर्न, ये इतना हाई है कि ये कम मार्जिन पे भी 2 या 2.5%, 2 और 2.5% वाले मार्जिन पे भी ये अच्छा खासा एक अपना स्केलेबल बिजनेस बना सकते हैं। तो इस बार क्या प्रॉब्लम आया, यूजुअली इन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजंस दिए हैं, वो ये दिए हैं कि जुलाई टू सितंबर में देयर वाज अ शार्प डिक्लाइन इन स्टील प्राइसेस बाय 15%, बहुत शार्प करेक्शन आया, एंड दे हैवेंट सीन दिस करेक्शन in a decade, because the last time there was such a sharp correction in steel prices of 15% was in 2007 and 2008। एंड मैनेजमेंट का कहना ये है कि 30-40 ईयर्स के अराउंड ये इस बिजनेस में है, 30-35 ईयर्स से, एंड दे हैव सीन दिस काइंड ऑफ शार्प करेक्शन इन 2 back-to-back months, ओनली थ्राइस और 4 times। तो बहुत ही एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, बहुत कम, बहुत रेयर ऐसा इंसिडेंट होता है, बिकॉज स्टील प्राइसेस वर अराउंड 55 to 60,000 पर टन इन जुलाई, एंड दे ड्रॉप्ड बाई 7,500 टन
इन जुलाई टू सितंबर पीरियड। तो जुलाई से सितंबर पीरियड में जो स्टील प्राइसेस थे, जो पहले आपके 55-60,000 टन के हुआ करते थे, वो धीरे धीरे अभी स्टेबल जाके 50,000 टन पे आए हैं, तो 50,000 पर टन पे आ गए हैं। तो स्टील प्राइसेस में जब इतना बड़ा करेक्शन आता है, तो आपको क्या सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आता है? इन्वेंट्री लॉस होता है। बिकॉज आपने अगर जुलाई से पहले जो स्टील खरीदा था स्टील मिल्स से या किसी भी टाटा स्टील से लेट से, तो वो तो आपने हाई प्राइस पे खरीदा था, अब वो आपकी इन्वेंट्री पे पड़ा है, आपने उसको पे कर दिया उसका प्राइस। लेट से आपने 60,000 पर टन पे स्टील खरीदा था, अब मार्केट का प्राइस हो चुका है 52,000 पर टन का, लेकिन आपको तो बिजनेस अभी भी करना है, यू स्टिल हैव टू सेल दैट इन्वेंट्री। तो आप उस इन्वेंट्री पे कम में बेच के वट यू आर एसेंशियली डूइंग इज यू आर टेकिंग अ लॉस ऑन दैट इन्वेंट्री। ओके, तो इनको क्या हुआ, 35,000 टन का इनका इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री डेज इनका 8 डेज़ का है, सिर्फ 8 डेज़ का, बहुत ही कम होता है 8 डेज़। और इनके लिए बहुत ज़रूरी भी है, आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। इनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है इन्वेंट्री डेज़ को कम करना, बिकॉज इस बिज़नेस में सबसे बड़ा रिस्क क्या है इनके बिज़नेस में? एबिट्टा मार्जिन्स के खो जाने का। एबिट्टा मार्जिन्स गायब बहुत जल्दी हो सकते हैं। अगर स्टील प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आई तो आपको इन्वेंट्री लॉस लेना पड़ेगा। इन्वेंट्री लॉस कहाँ, कोई एक दूसरा सेक्टर भी है, आप कमेंट करके बताओ कौन सा एक सेक्टर है जिसको इन्वेंट्री लॉस अभी थोड़ा परेशान कर रहा है। एंड इफ़ योर आंसर इज़ ज्वेलरी सेक्टर, देन यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन द स्टॉक मार्केट। तो बहुत अच्छा रहा होगा अगर आपने ये आंसर खुद से दिया है बिना सोचे समझे। तो जो ज्वेलरी सेक्टर में आपने देखा होगा, सेनको का हो या और भी जितनी भी कंपनीज़ हैं, उनका इन्वेंट्री लॉस हुआ है बिकॉज हाई रेट पे उन्होंने गोल्ड खरीदा था, चाहे वो गोल्ड मेटल से खरीदा हो, चाहे इधर उधर कहीं से भी गोल्ड खरीदा हो। एंड व्हेन द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड कस्टम्स ड्यूटी फ्रॉम 15% टू 6%, तो इनको अब सस्ते में वो गोल्ड बेचना पड़ेगा। सो जो इन्वेंट्री लॉस हुआ वो उनको अपने जेब से देना पड़ेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हुई, ज़्यादा प्राइसेस पे स्टील खरीदा और दो बैक टू बैक मंथ्स में 15% स्टील प्राइसेस में करेक्शन आ गया। तो जब अब उनको सितंबर में जो धंधा करना था, बिजनेस करना था, वो लो प्राइस पे बेचना पड़ा। जो हाई प्राइस पे खरीदा था वो अब लो प्राइस पे बेचना पड़ा। तो नुकसान किसका हुआ? एसजी मार्ट का। तो इसीलिए इनको क्या हुआ कि 8 दिन की वर्किंग कैपिटल थी, भले ही 8 ही दिन की थी, बहुत कम थी, लेकिन इतना शार्प करेक्शन आया कि इनको 17-18 करोड़ का लॉस लेना पड़ गया। आई थिंक 4,000 टू 5,000 रुपीज़ पर टन का इनको इन्वेंट्री लॉस हुआ था, विच ट्रांसलेटेड इनटू 17 to 18 करोड़ रुपीज़ ऑफ एबिटा लॉस। ठीक है, तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। एंड इफ़ आई वर टू टेल यू द एग्जैक्ट फिगर्स कि इनका जो इन्वेंट्री था 8 डेज़ का, वो 30,000 to 35,000 टन्स ऑफ स्टील था, एंड हैड टू बुक अगेन वही 4,000 to 5,000 INR पर टन ऑफ इन्वेंट्री लॉस, विच ट्रांसलेटेड इनटू 17 to 18 CR ऑफ लॉसेज। ओके, अभी क्या ये प्रॉब्लम दोबारा हो सकती है? मतलब आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा शार्प करेक्शन आएगा स्टील प्राइसेस पे, बट द प्रॉब्लम विद दिस बिजनेस मॉडल दैट आई पर्सनली थिंक इज़ अ बिग प्रॉब्लम, कि अगर आता है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ओ ये आइसोलेटेड इंसिडेंट था, बहुत कम आया, अब फिर से अगर आ गया, अगर 15% का करेक्शन नहीं आया, इफ़ द करेक्शन इज़ अराउंड 8%, तब भी आपको थोड़ा बहुत मार्जिन पे दिक्कत आएगी, नहीं भी आई, बट यू स्टिल वुड रन द रिस्क ऑफ इन्वेंट्री लॉसेस। तो इस बिज़नेस में अगर मैं सबसे बड़ा रिस्क बोलूँ तो वो यही है। ये रिस्क आपको अगर समझ आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैं कहूँगा इस बिज़नेस से दूर ही रहना, बिकॉज आपको फिर मतलब यू वुड हैव वेरी स्लीपलेस नाइट्स, क्योंकि ऐसा इस बिज़नेस का नेचर रहेगा। स्टील प्राइसेस से डायरेक्टली लिंक्ड रहेगा ये बिज़नेस, ये आपको समझना है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ नेट प्रॉफिट। अभी आप सब देख सकते हैं कि एबिट्टा जब इनका कम आया, जब एबिट्टा में ही प्रॉब्लम आ गया, तो जो नीचे के लाइन आइटम्स होते हैं एक इनकम स्टेटमेंट में, वो सारे के सारे इम्पैक्ट हो जाते हैं। अभी इस कंपनी के लिए अच्छा क्या है? दिस कंपनी हैज़ अराउंड 1,200 करोड़ ऑफ कैश। सो इट मीन्स अगर इसके पास इतना कैश पड़ा है, इट मीन्स इट्स डेट फ्री, इसको कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं जाता। अब मैं अच्छी बात करता हूँ इस बिजनेस की। रिस्क मैंने आपको बता दिया, द ओनली रिस्क दैट आई कुड थिंक ऑफ राइट नाउ इज इन्वेंट्री रिलेटेड रिस्क, जिस वजह से इसके एबिटा इस बार एकदम गायब हो गए, 0.28% पे आ गए। बट अच्छी बात क्या है इस बिजनेस की? एक तो फर्स्ट ये बहुत स्केलेबल है, सेकंड इसने अभी कोई डेट नहीं लिया है, तो इसका कोई इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं है एज सच। तो जितना भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचता है, विच मीन्स जितना भी आपका एबिटा बचता है, वो सारा का सारा आपने टैक्स नहीं देना है, वो आपने अपने इंटरेस्ट कॉस्ट नहीं देनी है, तो आपका सारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो बच जाता है। तो ये फ़ायदा है इस बिज़नेस का, बिकॉज इसके पास कैश अवेलेबल है। ये चीज़ इसका फ़ायदा है। स्केलेबल बहुत है, बिकॉज ये क्या करेंगे, जब ये स्टील मैन्युफैक्चरर से स्टील खरीदेंगे तो ये बल्क में खरीदेंगे, ये ऐसा नहीं, बिकॉज
बड़े से बड़ा आपका जो स्टील सप्लायर है आज की डेट में, जो बड़े से बड़ा स्टील आपका डीलर है, वो 25,000 पर टन से ज़्यादा का मंथली डीलिंग नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब ये सामान उठाएंगे स्टील मैन्युफैक्चरर्स से, बिकॉज आपको भी पता है कि स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है इंडिया में, वो करंटली 130 मिलियन टन्स है पर ईयर एनुअली, जो कि इंक्रीज़ होकर 300 का टारगेट है, 300 मिलियन टन्स का। तो इतना सारा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है स्टील कंपनीज़ का, तो उनका स्टील कंज्यूम करने के लिए भी ये डीलर्स अपने इंडिविजुअल बेसिस पे इतना नहीं कर पाएंगे। 25,000 पर टन कितना क्या ही होता है, और 300 मिलियन टन्स का आप कैपेसिटी की बात कर रहे हैं ओवरऑल इंडिया की, अगर मैं एनुअल कैपेसिटी की बात करूं बाई 2030। तो क्या यहाँ पे होगा कि जो एस जी मार्ट है वो बल्क में जब ऑर्डर उठाएगा स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से, ये टाटा स्टील जे एस डब्ल्यू से, तो ये बल्क में जब उठाएगा तो उनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है किसी भी स्टील कंपनी का हो वो बढ़ जाएगा। अब जब वो बढ़ जाता है तो आपको पता है जो फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं दे गेट ट्रांसलेटेड टू अ वेरी लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस। बहुत जितना ज़्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, जितना ज़्यादा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आप प्लांट को रन करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी फिक्स्ड कॉस्ट एज अ प्रपोर्शन टू योर रेवेन्यू वो कम हो जाती है। तो आपको वहाँ पे मार्जिन से बचते हैं। तो जब अगर स्टील प्लांट्स के मार्जिन बचेंगे, स्टील कंपनीज़ के मार्जिन बचेंगे, बिकॉज उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि एस जी मार्ट ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदेगा, बिकॉज उसको तो बल्क परचेज करना है और बल्क में ही सामान आगे जाके ट्रेडर्स को बेचना है, जो डीलर्स हैं स्टील के। तो वो थोड़ा कंसेशन देंगे एच जी मार्ट को, और एच जी मार्ट वो कंसेशंस प्रोवाइड करेगा अपने डीलर्स को, जिसको ये मेटल ट्रेडिंग में सामान ऐसी मतलब स्टील वहाँ से उठाया और आगे जाके मेटल ट्रेडर्स को बेच दिया। तो यहाँ से क्या होगा, स्केलेबिलिटी बढ़ेगी, बिकॉज अब जो डीलर्स हैं उनको सस्ते में स्टील मिलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाएंगे, और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो इसका बिजनेस का नेचर है वो स्केलेबल तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और जो इसके नंबर्स हैं जो इन्होंने रन किए हैं वो उस हिसाब से, उसके लिए भी मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ कि Q1 का रेवेन्यू इनका था 1200 करोड़ से कम का, 1200 CR से कम का। Q2 रेवेन्यू वॉज 1800 CR, जिसमें कि जो वॉल्यूम है, मैंने तो रेवेन्यू आपको बताया, वॉल्यूम वॉज 3,50,000 टन्स ऑफ सेल्स इन 3 मंथ्स, मतलब एक क्वार्टर में 3,50,000 टन्स ऑफ सेल्स इन्होंने किया, विच ट्रांसलेट्स इनटू 1,20,000 टन्स ऑफ सेल्स इन 1 मंथ। 3 महीने में 3 मंथ्स में 3,50,000 टन्स ऑफ सेल्स इन 3 मंथ्स, 1 क्वार्टर में। और अगर इसको हम 1 मंथ से, मतलब अगर एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं राइट, तो उसको हम अगर एक महीने के हिसाब से देखें तो इट ट्रांसलेट्स इनटू 1,20,000 टन्स ऑफ स्टील पर मंथ, ठीक है। अभी क्या है, दिस रन रेट टू बी वैलिड फॉर दिस ईयर, यहाँ पे ये बात करें कि हर महीने वी विल बी ट्रेडिंग अराउंड 1,20,000 ऑफ स्टील फॉर FY25। FY26 में इनका टारगेट है कि जो ये पर मंथ 1,20,000 अभी ट्रेड कर रहे हैं, FY26 में ये इंक्रीज़ करके 1,60,000 पे चले जाएंगे, और FY27 में ये इंक्रीज़ करके 2,50,000 पे चले जाएंगे। तो इनका वॉल्यूम का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होगा, एंड जब ये 2,50,000 पर टन्स पर मंथ पे जाएंगे FY27 में, तो वहाँ पे इनका रेवेन्यू गाइडेंस है 17,000 to 80,000 CR का, विद EBITDA मार्जिन ऑफ 2 to 2.5%। वो आपको ध्यान देना है, ओके। बाकी इन्होंने क्या दो चीज़ें करी, बिकॉज आपको पता होगा कि ये बिज़नेस अभी लाइक 15 to 18 मंथ्स ऑफ ऑपरेशंस हुआ है इस बिज़नेस को, एंड इट इज़ एट अ वेरी अर्ली स्टेज राइट नाउ। कोई बहुत वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेस नहीं है ये, इवन दो इसके जो प्रमोटर्स हैं दे आर फ्रॉम द अपोलो APL अपोलो ग्रुप। लेकिन ये बिज़नेस ने अभी दो अपनी इनकम स्ट्रीम्स और सोचने का खोला है। एक तो सोलर जो प्रोफाइल होती हैं, जैसे अगर आप ग्राउंड माउंटेड, अब ज़मीन पे अगर कोई सोलर पैनल्स वगैरह बैठा रहे हैं तो हवा पे तो नहीं बिठाएंगे, उसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, जो लोहे का स्ट्रक्चर होता है, जो सोलर पैनल्स जहाँ पे फिट होते हैं। तो ये उसमें भी घुस गए हैं, बिकॉज इनको लगता है कि पूरा डिमांड आ रहा है सोलर में। जैसे मैं बात करता ही रहता हूँ, तो इस कंपनी भी, मेरे को कहाँ से पता चलता है, मैनेजमेंट से, बहुत सारे मैनेजमेंट्स को सुन के कि ओके सोलर EPC में अभी डिमांड है। तो ये बिज़नेस को भी पता है, जब मुझे पता है तो ऑब्वियसली इस बिज़नेस को तो पता ही होगा ना, वहाँ तो कैसे कैसे लोग बैठे हैं। तो उनको भी समझ आता है कि यार सोलर पैनल्स जब इतना बैठेंगे, ग्राउंड माउंटेड सोलर इतना लगेगा, तो द बेसिक रिक्वायरमेंट वुड बी जो नीचे वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको हम सोलर प्रोफाइल स्ट्रक्चर्स कहते हैं, तो ये उसमें भी घुसने वाले हैं। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ये बता रहे हैं 250 CR की। अब उसमें से कितना ही ये जनरेट कर पाएंगे वो देखना है। शायद 250 CR ये अपने लिए कह रहे हैं कि हमारा पर्सनल टारगेट है कि उस
सेगमेंट से 250 करोड़ ऑफ रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और कब शुरू करेंगे? बाय दिसंबर और जनवरी, अभी ये जो आने वाला है। और किसको बेचेंगे? ये बेचेंगे सोलार ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को, ठीक है। ये सेगमेंट इन्होंने नया सोचा है खोलने का। दूसरा क्या सोचा है? पीईबी इंडस्ट्री में भी ये घुस रहे हैं। पीईबी इंडस्ट्री मतलब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स मटेरियल। तो इसमें क्या होता है, सिंस दे वर ऑलरेडी प्रोवाइडिंग हॉट रोल्स, बिकॉज ये क्या करते थे, जो कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में अपना सामान बांटते देते थे, ट्रेडिंग करते थे। तो ये हॉट रोल्ड को जो स्टील है उसको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के हिसाब से अपनी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर वो बेचते ही थे। तब इनको क्या लगा कि प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग मटेरियल जो इंडस्ट्री है वो इस टाइम पे बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अगर मैं पर्टिकुलर अभी के सिनेरियो की बात करूं तो वो अच्छे से ग्रो कर रही है। उसके बारे में भी, उस इंडस्ट्री के बारे में भी हम आगे पीछे कभी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको समझना है जो प्री इंजीनियर्ड जो बिल्डिंग्स हैं, पीईबी मटेरियल्स है, वहाँ पे भी अच्छा ग्रोथ है। तो वहाँ पे इन्होंने पर्लिन्स देने का, ट्रेड करने का सोचा है। पर्लिन्स क्या होता है, या फिर अब जो जो आपका डेक मटेरियल है, ऊपर से जो आपकी आप कह सकते हैं टीन का जो शेड होता है, वो सब इन्होंने देने का सोचा है। स्टील का जो सेट, बिकॉज डेक अगर आप पीईबी में यूज़ करेंगे तो वो ऑब्वियसली स्टील का होगा। अगर आप, मुझे कोई इमेजेस मिलती हैं दोनों के, पर्लिन्स और डेक की, तो मैं डेक शीट की, तो वो मैं आपको अपनी स्क्रीन आपकी स्क्रीन्स पे दिखा दूंगा। लेकिन आपको ये समझना है कि वो कोल्ड कोल्ड रोल्ड स्टील हो गए। जो हॉट रोल तो ऑलरेडी करते थे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने सोचा अब कोल्ड प्रोफाइल में भी हम घुसते हैं। अब हॉट रोल्ड स्टील, कोल्ड रोल्ड स्टील में अब ये समझ सकते हैं कि हॉट रोल्ड स्टील को बहुत हाई टेम्परेचर्स पे, लाइक 1500 1700 फ़ारेनहाइट्स पे, 600 800 डिग्री अगर सेल्सियस की मैं बात करूं, उस पे वो स्टील को रोल किया जाता है। तो सिंस आप उस इतने हाई टेम्परेचर पे उसको रोल कर रहे हैं तो वो काफ़ी मेलिएबल हो जाता है। आप उसके साथ खेल सकते हैं, शेप, किसी तरीके का शेपिंग वेपिंग आपको देना है तो आप दे सकते हैं। अब कोल्ड रोल में क्या होता है, कोल्ड रोल्ड में अब ऐसा मत बोल देना कि ओके उसको ठंडे टेम्परेचर में रोल करते हैं तो वो कोल्ड रोल हो गया। नहीं, आपका जो हॉट रोल्ड हुआ है उसको पहले वो ठंडा करते हैं, फिर उसको और प्रेशर से कंप्रेस करते हैं रूम टेम्परेचर पे या थोड़ा सा स्लाइटली हायर टेम्परेचर पे, तो वो जाके कोल्ड रोल बनता है। और वो बहुत स्ट्रांग होता है, उसको वो मेलेबल नहीं होता है, वो मतलब आप उसको ऐसे उसके शेप के साथ ज़्यादा खेल नहीं सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है कोल्ड रोल और हॉट रोल में। तो हॉट रोल में तो पहले से थे, कोल्ड रोल में ये पर्लिन्स और डेक शीट मटेरियल जो मैंने आपको बताया उसमें भी घुसेंगे। अपॉर्चुनिटी नहीं, साइज़ नहीं इन्होंने बताया कितना है, लेकिन 2 सेगमेंट्स ये और टारगेट करने का सोच रहे हैं। तो दैट वाज एन इनसाइट दैट आई वांटेड टू गिव यू। अभी मैंने आपको बताया सर्विस सेंटर्स कहाँ कहाँ पे हैं इनके, गाज़ियाबाद में, बेंगलोर में और पुणे में। गाज़ियाबाद वाला नॉर्थ इंडिया को केटर करेगा फिलहाल, बेंगलोर वाला करेगा साउथ इंडिया को ऑब्वियसली, एंड पुणे वाला करेगा, नॉट पूना वाला, पुणे वाला करेगा वेस्ट इंडिया पे, ठीक है। अभी रायपुर एंड दुबई में ये दिसंबर 24 तक अपना लॉन्च कर देंगे। और Q4 में जब ये एंटर करेंगे तो इनके पास 5 ऑपरेशनल सर्विस सेंटर होंगे, ठीक है। अब सर्विस सेंटर क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक और चीज़ सुन लीजिए कि इनके 10 जगह पे और प्लान्स हैं अगले साल सर्विस सेंटर्स खोलने का। तो आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपने सर्विस सेंटर्स को, इसीलिए कुछ ना कुछ तो वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। तो वो 10 लोकेशंस में से कुछ मैंने लिख दी हैं, नोट डाउन कर ली हैं: चेन्नई, इंदौर, जयपुर, सिलीगुड़ी, हैदराबाद एंड अहमदाबाद। तो यहाँ पे ये अपने सर्विस सेंटर्स खोलेंगे, ठीक है। अभी करंटली अगर मैं आपको बताऊँ तो इनका 65% रेवेन्यू आता है B2B मेटल ट्रेडिंग से। मैंने आपको 3 बिजनेस सेगमेंट स्टार्टिंग में बताए थे। तो 45% इनका बिजनेस रेवेन्यू आता है B2B मेटल ट्रेडिंग से, बिकॉज एक सेकंड उससे पहले सुन लो, 20% आता है सर्विस सेंटर से। तो आप बोलेंगे 20% आता है तो इसको स्केल अप करेंगे, क्योंकि क्योंकि ये रॉ स्टील अभी प्रोक्यूर करते हैं और इनके पास सर्विस सेंटर की कैपेबिलिटीज़ अभी है ही नहीं। सिर्फ 3 ऑपरेशनल हैं, 2 और अब जाके होंगे। तो ये सारा का सारा क्या करते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं स्टील को डायरेक्ट मेटल ट्रेडिंग में, बिकॉज इनके पास कैपेसिटी ही नहीं है अभी। तो जब ये धीरे धीरे अगले साल 10 और सर्विस सेंटर्स खोलेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में, तो इनके पास क्या हो जाएगा, अगले 2 सालों में जो ये 20% ऑफ रेवेन्यू करते हैं सर्विस सेंटर से, ये 40 to 50% ऑफ द रेवेन्यू विल ओनली कम फ्रॉम सर्विस सेंटर बिजनेस। और ये अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि मेटल ट्रेडिंग में तो कोई बिजनेस का मार्जिन है नहीं आपको, बस आप क्या मिडिल मैन हो, आपने सप्लाई टाटा स्टील वगैरह से स्टील उठाया या मेटल उठाया किसी भी फॉर्म में, फ्लैट हो, फ्लैट स्टील हो, लॉन्ग स्टील हो, हॉट कोल्ड हो, हॉट रोल्ड हो, कूल रोल्ड हो,
तो वो सब आपने उठा दिया, वहाँ से आपने डायरेक्ट बेचना है, बीच का मार्जिन कमाना है, विच इज़ हार्डली एनी मार्जिन, बस थोड़ा बहुत, स्केल बहुत ज़्यादा है तो उसका भी कम मार्जिन भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आपके लिए जनरेट कर सकता है, एबिटा की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन सर्विस सेंटर्स के मार्जिन अच्छे हैं, बिकॉज आप उसको पहले अपने सर्विस सेंटर में वही रॉ स्टील को आप प्रोसेस भी कर रहे हैं, फिर आगे बेच रहे हैं, तो इसमें आप 4 से 5% मार्जिन कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि 40% ऑफ द बिजनेस विल कम फ्रॉम अ सेगमेंट दैट विल हैव 40 to 50%, सॉरी 4 to 5% ऑफ द मार्जिन। फिर से रिपीट करता हूँ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। अभी जो 20% मार्जिन आता है, रेवेन्यू आता है, वो आता है सर्विस सेंटर वाले बिजनेस से, लेकिन आज से 2 साल बाद जब इनके और सर्विस सेंटर्स खुलेंगे तो ये अपना जो 20% अभी रेवेन्यू शेयर है वो खींच के लेके जाएंगे 40 to 50% में। और जो रेवेन्यू जो सेगमेंट ये है, जो सर्विस सेंटर वाला सेगमेंट है, इसके जो मार्जिन है, एबिटा मार्जिन, वो 4 to 5% के हैं। और मेटल ट्रेडिंग में तो हार्डली 1 या 2% के इनके मार्जिन हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इस चीज़ के बारे में। अभी 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 इनके, अगर मैं नेट वर्किंग कैपिटल की बात करूं, मतलब आपको कितने दिन पैसा चाहिए, कितना दिन बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, अगर मैं मोटा माटी बताऊं, विच इज़ नथिंग बट इन्वेंट्री डेज प्लस रिसीवेबल डेज माइनस पेएबल डेज, ठीक है। अगर आप वो कैलकुलेशन करेंगे तो अगर इनका मैं नेट वर्किंग कैपिटल देखूं, अभी तो नेगेटिव में है। नेगेटिव में क्यों है? क्योंकि अभी इनके सर्विस सेंटर इतने ऑपरेशनल हैं ही नहीं, तो इनको इतना पैसा की ज़रूरत ही नहीं है अपना बिजनेस रन करने के लिए, तो अभी इसीलिए वो नेगेटिव में है। लेकिन FY 27 में जाके जब ये कह रहे हैं, अपना टारगेट दे रहे हैं 17,000 to 18,000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू, तब इनकी जो नेट वर्किंग कैपिटल होगी वो होगी 20 डेज़ की। अभी कितनी है? नेगेटिव में है। अगर आपको ग्राफ देखना है स्क्रीन पे तो आप देख सकते हैं, जो सॉरी वो ग्राफ का मैंने फ़ोटो नहीं लिया है, तो सॉरी लिया हुआ है। आप अपनी स्क्रीन पे देखो, नेट वर्किंग कैपिटल डेज, फोर्थ वाला ग्राफ, लास्ट वाला ग्राफ, H1 FY 25 की उन्होंने दी है -8, मतलब 8 ब्रैकेट में लिखा है, तो आपको समझना है ऑब्वियसली कि वो नेगेटिव में है। तो अभी नेगेटिव वर्किंग कैपिटल डेज होती है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इनको पैसे, ये दूसरे के ही पैसे पे काम कर रहे हैं, बिकॉज ये जो स्टील सप्लायर से स्टील उठाते हैं, तो ये जब स्टील तो ये क्रेडिट पे उठा रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं वहाँ पे इमीडिएट, लेकिन जब ये बेच रहे हैं तो ये ऑर्डर प्लेस करने से पहले उनको पे करना है, तो पैसा इन पे जल्दी आ रहा है और उनको बाद में पे करना होता है स्टील सप्लायर्स को, तो विच इज़ वेरी स्वीट स्पॉट। मतलब धंधा वही होता है कि जो आप दूसरे के पैसे पे करें, बहुत बार आपने सुना होगा। तो अभी कंपनी के साथ वही हो रहा है, लेकिन जब इसके स्केल बढ़ जाएगा, ऑपरेशन का स्केल बढ़ जाएगा, तो ये फिर ये सब नहीं कर पाएगी कि -8 डेज़ का वर्किंग कैपिटल पे काम कर रही है, इसको 20 डेज़ का वर्किंग कैपिटल चाहिए। इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान आपको, अब पूरा वीडियो ख़त्म, अब आपको ध्यान क्या रखना है इस चीज़ पे? ध्यान आपको ये रखना है कि स्टील प्राइसेस जिस हिसाब से फ्लक्चुएट करेंगे, उस हिसाब से इसको इन्वेंट्री का गेन होगा या लॉस होगा। अगर आपका स्टील, आपने लेट्स से आज स्टील प्राइसेस बहुत लो लेवल पे हैं और आपने अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशंस के लिए लेट्स से 1 लाख टन ऑफ स्टील खरीदा, लेकिन लेट्स से अगले 15 दिन में स्टील प्राइसेस बहुत बढ़ गए, ठीक है, तो आप वो जो 1 लाख टन आपने सस्ते दाम में ख़रीदा था, वो आपको अब आपको अब उसको ज़्यादा प्राइस पे बेच पाओगे। तो अगर आपके स्टील प्राइसेस लो लेवल से हाई की तरफ बढ़ रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं, तो आपको इन्वेंट्री गेन भी होगा। इट्स नॉट कि इस बिज़नेस पे सिर्फ लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि स्टील प्राइसेस 15% गिर गए और यहाँ से 15% गिर जाएँ, तब तो जो अपनी स्टील कंपनीज़ हैं उनको ही ताले लगाने पड़ेंगे, उनको ही बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सो इट्स नॉट पॉसिबल। उससे पहले गवर्नमेंट कुछ ना कुछ स्टेप लेगी, क्योंकि स्टील प्राइसेस गिरे क्यों, वो भी आपको सोचना है, बिकॉज चाइना में कोई डिमांड नहीं है, हाउसिंग का स्लो डाउन है, अभी तक वहाँ पे हाउसिंग का स्लो डाउन चल रहा है, तो वहाँ से स्टील प्राइसेस पूरे गिर गए। और वो स्टील जो वो चाइना में जो स्टील सप्लायर्स हैं, वो ऐसे ऐसे रेट पे स्टील एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, मतलब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, कि इवन जो वहाँ पे स्टील कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ऐसा टीवी नरेंद्रन का कहना था, जो MD हैं टाटा स्टील के। तो अब स्टील कंपनीज़ को मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, बिकॉज उनसे पता चलता है कि डिमांड कैसी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट स्टील। तो चाहे आप JSW के मैनेजमेंट को सुने, टाटा स्टील के मैनेजमेंट को सुने, वो बहुत एग्रेसिवली कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्वर्जेसन करते हैं इसके अराउंड कि यार चाइना का जो इम्पोर्ट आ रहा है उस पर रोकना, उसको वी हैव टू स्टॉप चाइनीज़ इम्पोर्ट्स, बिकॉज क्योंकि चलो वो तो डिफरेंट रीजंस हैं, बट बात यह है कि और ज़्यादा प्राइसेस में करेक्शन आया तो इवन द गवर्नमेंट वुड हैव टू टेक एन एक्शन, बिकॉज इंडिया के स्टील सप्लायर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा उस केस में। तो ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती है इतना इन्वेंट्री ऊपर नीचे, आपको नहीं ये कॉन्सेप्ट ही आपको समझ नहीं आया, तो
आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बट बिजनेस इज़ स्केलेबल। अगेन, आपको कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं मिलेगा जहाँ पे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। वो आपको एक जजमेंट लेना होता है, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना होता है कि ओके ये चीज़ मुझे समझ आती है और इस चीज़ के ख़राब होने से पहले आई विल गेट एन इंडिकेशन एंड आई विल बी आउट ऑफ दैट बिजनेस। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो आपको ये बिज़नेस अच्छा लग सकता है, ठीक है। बाकी ये था इस बिज़नेस के बारे में, मैंने आपको बताया ध्यान आपको देना है इन्वेंट्री डेज़ पे। अभी करंटली 8 डेज़ का है, जितना कम इन्वेंट्री डेज़ होगा उतना ये केपेबल होंगे अपने इन्वेंट्री लॉस को या गेन को मैनेज करने के। लेकिन जितना ज़्यादा इन्वेंट्री डेज़ बढ़ेगा, इन्वेंट्री डेज़ बाय द वे होता क्या है, जितने दिन आपके पास इन्वेंट्री रखी हुई है, अगर 8 दिन रखी हुई है तो मतलब 8 दिन में जितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन आएगा प्राइस में, वो आपको फिर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर जाएगा। तो जितनी ज़्यादा इन्वेंट्री डेज उतना आप इन्वेंट्री पे रिस्क लेके चल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी है। नेक्स्ट क्वार्टर में पता चलेगा कि जिस हिसाब से स्टील प्राइसेस बढ़े हैं एंड इफ़ द कंपनी इज़ एबल टू प्रिजर्व इट्स एबिटा मार्जिन्स, उसको सपोर्ट दे पाती है या नहीं। बट अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ तो FY25 की जो गाइडेंस है इट रिमेन्स अनचेंज्ड। कंपनी अभी भी कह रही है कि जो हमारा टारगेट रेवेन्यू है वो 6,500 करोड़ का होगा इस साल FY25 में। और हमारे जो एबिटा मार्जिन्स का गाइडेंस है, हम उसको वैसे भी पूरे साल का गाइडेंस देते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गाइडेंस नहीं देते हैं। और अभी भी वी आर टारगेटिंग कि हमारा जो गाइडेंस एबिटा मार्जिन्स रहेगा ईयर एंड पे भी वो अभी भी रहेगा 2 to 2.5% के बीच में। वो देखना पड़ेगा, Q3 के जो रिजल्ट्स होंगे दे विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच, ठीक है। तो ये था इस बिज़नेस के बारे में। कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं। आई विल बी वेरी एबल टू हेल्प यू, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।